नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है आज सेकंड पेपर की तैयारी के लिए जो है आज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल और सेमाफोर्स क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी लेक्चर जो है वो आप टाइम टू टाइम देख सकें। साथ ही एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम कॉल आखिर होते क्या है। तो सिस्टम कॉल को समझने से पहले मैं आपको जो है दो कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी समझाऊं, क्योंकि वो समझने के बाद आप सिस्टम कॉल को आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला है आपका कर्नल मोड और दूसरा है आपका यूजर मोड। यानी हमें सिस्टम कॉल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंतर्गत इन मोड को यूज में लेना पड़ता है। तो इन मोड को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको यूज कर पाएंगे। सबसे पहला बात आता है कर्नल मोड क्या होता है। तो देखिए यहां पर वैसा ये थ्योरी है सारा, आप समझ सकते हैं। वैसे इसको पीडीएफ बाद में जब आपको बुक्स मिलेगी तो उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे आसानी से। लेकिन मैं अपने जितनी इजी लैंग्वेज हो सकते हैं उसके अंदर समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसे कोई मान लीजिए कि आपका ये जो कर्नल मोड है, ये जो होता है, पहली बात तो ध्यान रखने की, ये होता है हमेशा सीपीयू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रहता है भाई? सीपीयू के अंतर्गत। सीपीयू के अंतर्गत रहकर अगर ये कर्नल मोड किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, समझिएगा इसको ध्यान से, कि अगर ये किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो उस टाइम क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो है, आप इस प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसके लिए क्या होता है, उसका मेमोरी एड्रेस होता है। और साथ ही वो जो है किसी न किसी हार्डवेयर रिसोर्सेज को अगर एक्सेस करना चाहता है तो उन दोनों की जो अनुमति होती है वो उस प्रोग्राम को दे सकता है। कौन? सीपीयू दे सकता है। अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो अगर कर्नल मोड में है, अगर आप जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर वो कर्नल मोड में है, यानी कर्नल मोड है, तो वो सीपीयू के अंतर्गत है। अब अगर सीपीयू के अंतर्गत रहकर अगर आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप मेमोरी एड्रेस और आपके लिए जो यहां पर जो हार्डवेयर रिसोर्स होता है, हार्डवेयर रिसोर्स यानी आप किसी न किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की जरूरत है आपको, तो इन दोनों को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये होता है आपके किसके अंतर्गत भाई? कर्नल मोड के अंतर्गत। ठीक है ना। और बात यहां पर यह आ रही है कि कर्नल मोड के अंतर्गत, जैसे यहां पर अब आप इस सीपीयू के अंतर्गत रहकर कर्नल मोड में कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो और अगर उस प्रोग्राम में कोई भी गलती आ गई तो इससे आपके सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, और वो सिस्टम जो होता है वो अपनी कार्य प्रणाली, अपने वर्किंग को जो है स्टॉप कर देगा। तो ये इसकी एक हानि भी आप कह सकते हो यहां पर। तो जब सीपीयू कर्नल मोड में होता है तो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, यह सीपीयू के किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। कर्नल मोड बहुत ही शक्तिशाली मोड होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रोग्राम को उठा के सीपीयू के अंतर्गत ले जाकर हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसके अंतर्गत कर्नल मोड में वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं जो सीपीयू की दृष्टि से ये सीपीयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो, जिसके क्रैश होने की संभावना वगैरह बहुत कम हो, तो ही उसको कर्नल मोड में लाके यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि अगर वो बार बार अगर क्रैश हो रहा है या प्रोग्राम फेल हो रहा है तो इससे क्या होगा भाई? सीपीयू को भी तो वहां पर खराबी, नुकसान झेलनी पड़ेगी। तो ये आपके कर्नल मोड में होता है। यूजर मोड में क्या होता है कि ज्यादातर हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ना भाई, वो यूजर मोड में होते हैं। अब यूजर मोड में है तो सिंपल से समझ लीजिए आप, ये डायरेक्टली किसी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर नहीं पाएंगे, ना ही ये डायरेक्टली जो है किसी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब इनको हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। अब यहां पर क्या है भाई, अब ये यूजर मोड में अगर हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। अब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो मतलब क्या है कि अगर सीपीयू, अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते टाइम में कोई फाइल वगैरह हो गया, कोई भी खराब वगैरह हो गया, क्रैश हो गया, तो इसका इफेक्ट सीपीयू पर नहीं पड़ता है। सिर्फ ये इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था ना वो कैंसिल होगा या क्रैश होगा, इसका सीपीयू से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये इसकी एक फायदा भी है। ठीक है। और नुकसान का अगर इसका बोले तो ये जो है मेमोरी एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है और ये हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये इसके लिए क्या हो गए भाई, यहाँ पर आपके नुकसान हो गया। फायदे के लिए आपको बता दिया यहाँ पर कि ये जो है डायरेक्ट आपके यहाँ पर जो भी अगर प्रोग्राम वगैरह होगा तो वो सीपीयू के ऊपर या सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा अगर क्रैश वगैरह हो गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको जो है एकदम इजी लेवल में बताई है, आप चाहें तो इस थ्योरी को समझ सकते हैं बाद में। अब बात आती है कि आखिर सिस्टम कॉल क्या होता है। आपको हार्ड यूजर मोड और कर्नल मोड दोनों समझ में आ चुका होगा कि कर्नल मोड के अंतर्गत अगर आप रह के कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो हमेशा सीपीयू को कनेक्ट करके फिर जो है सीपीयू के अंतर्गत जाके वो जो है एग्जीक्यूट होता है। अब एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये प्रोग्राम बीच में क्रैश वगैरह हो गया तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा भाई? सीपीयू पे पड़ेगा। सीपीयू जो होता है वो आपके सिस्टम जो होता है वो बंद पड़ सकता है इसकी मदद से।
लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर यूजर मोड की, देखो उसमें एक फायदा क्या था भाई, उसमें आप मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और यूजर मोड में आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्स को। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका प्रोग्राम अगर कैंसिल हो जाए या क्रैश हो जाए सॉरी, तो उसका इफेक्ट आपके सिस्टम पर नहीं पड़ता, जबकि इसमें इफेक्ट पड़ता है। अब बात हम निकालते हैं कि आखिर ये सिस्टम कॉल क्या होता है। तो देखो ये सिस्टम कॉल किया कब जाता है, जब हम किसी यूजर मोड में रहकर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब। तो सिस्टम कॉल के अंतर्गत जानेगा कि जब भी यूजर मोड में कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो यूजर द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट भी की जाती है। जब भी यूजर मोड में कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो यूजर द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि यूजर मोड में मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। भाई मान लो कि मैं यूजर मोड में हूं और मुझे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए मुझे किसी मेमोरी एड्रेस की या हार्डवेयर रिसोर्स की जरूरत है, तो भाई वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक कॉल करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, सिस्टम कॉल कहते हैं। तो देखो, तो यूजर द्वारा यह रिक्वेस्ट एक कॉल के द्वारा की जाती है जिसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम कॉल प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य एक इंटरफेस का तरह कार्य करता है, जिससे यूजर जो है अगर किसी भी यूजर मोड के अंदर रहकर कोई प्रोग्राम लिखता है तो उसके लिए अगर कोई मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर की आवश्यकता है तो वो उसको कौन प्रोवाइड करता है भाई, आपके यहाँ पर सिस्टम कॉल प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा भाई, और समझ में आ चुका तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगले देखिए, जब यूजर द्वारा किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम कॉल की जाती है तो जो मोड होता है वह यूजर मोड होता है। अब यूजर मोड से अब जब वो सिस्टम को कॉल करेगा, भाई मान लो कि ये यूजर मोड में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, अब उसको कोई रिसोर्स की जरूरत है, तो ये जब इसको कॉल करेगा ना सीपीयू को, तो सीपीयू को कॉल करेगा तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा भाई, आपके ये कर्नल मोड में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ये यहाँ पर कन्वर्जन भी इसके अंतर्गत होगा। ये देखिए यहाँ पर जब भी सिस्टम में कोई फोल्डर खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं या माउस को स्क्रीन में मूव करते हैं तो यह एक सिस्टम कॉल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी फोल्डर को ओपन कर रहे हैं या माउस की स्क्रीन में मूव कर रहे हैं तो ये सारा का सारा क्या है भाई, एक प्रकार का सिस्टम कॉल ही तो है, जिसमें आप सिस्टम से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट चाह रहे हो या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगला देखिए बात यहाँ पर अभी तक का जो है हमने जाना है कि यूजर मोड, कर्नल मोड और सिस्टम कॉल क्या होता है। तो यूजर मोड के अंतर्गत हम जो है किसी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट किसी भी मेमोरी एड्रेस या हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपका कैंसिल हो जाता तो इसके इफेक्ट कोई भी सिस्टम पर नहीं पड़ता है। वही अगर आपकी मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर आप कर्नल मोड में रहकर अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो सीपीयू में रहकर क्या कर रहा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्स को क्या कर सकता है भाई, एक्सेस कर सकता है। अगर ये कैंसिल हो गया, प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो इसका इफेक्ट सीधा सीपीयू पर पड़ता है। अब देखो यहां पर सिस्टम कॉल कब किया जाता है, जब आप यूजर मोड में होते हैं। तो अब यूजर मोड में है तो आपको अगर मान लो कि कोई मेमोरी एड्रेस या फिर कोई हार्डवेयर रिसोर्स की जरूरत है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉल करनी पड़ेगी, और वो इस कॉल आपकी क्या कहलाती है भाई, सिस्टम कॉल कहलाती है। सिस्टम को कॉल करना, सिंपल सा मीनिंग है। अब सिस्टम कॉल कर रहे हैं तो आप जब पहले भाई कॉल करेंगे तो उस टाइम क्या रहेंगे आप, यूजर मोड में। जब आप कॉल करेंगे तो ये किस में आ जाएगा भाई, आपके कर्नल मोड में। तो आई थिंक आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं भाई सेमाफोर क्या होते हैं। सेमाफोर होते हैं वो एक प्रकार के वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं भाई, वेरिएबल होते हैं। सेमाफोर का प्रयोग थ्रेड या प्रोसेस को किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपकी ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस P1 है, इसमें यहां पर ये क्या करते हैं भाई, ये थ्रेड्स है, ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है। तो ये सारे थ्रेड है किसके अंतर्गत भाई, ये प्रोसेस के अंतर्गत है। अब ये मान लो कि किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, यानी अब एक्सेस करेगा कौन, या तो ये प्रोसेस खुद करेगी या इसके अंतर्गत जो ये थ्रेड है वो एक्सेस करेंगे। तो इनको एक्सेस करने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं भाई, सेमाफोर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका प्रयोग क्रिटिकल सेक्शन की परेशानी को सॉल्व करने तथा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जो भी आपके क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं ना, इससे पहले मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शंस क्या होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया था। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब आपकी प्रोसेस ऑलरेडी उसके अंतर्गत चल रही है, कोई प्रोसेस ऑलरेडी उस ब्लॉक के अंदर चल रही है और अब आप यहां पर P2 जो है एंटर करना चाहते हैं, तो जब तक वो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिट होकर बाहर नहीं आएगी तब तक ये इसको अंदर नहीं आने देगा। तो यहां पर एक क्रिटिकल सेक्शन को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है भाई, आपके सेमाफोर का यूज किया जाता है।
मल्टी प्रोग्रामिंग में यदि बहुत सारी प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस रिसोर्स का प्रयोग कर रही है तो इस प्रकार उस रिसोर्स को एक्सेस करने की जरूरत होती है जिससे कि वे प्रोसेस एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट या इंटरफेयर ना करें। मतलब क्या है, यहां पर मान लीजिए कि ये मेरा प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस 3 है। ये तीनों की तीनों प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रही है, तीनों की तीनों एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रही है। रिसोर्स में आप कुछ भी मान लीजिए भाई, कोई भी आपका हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जिसको ये एक्सेस कर रही है, तीनों के तीनों। तो ये कुछ इस प्रकार से इनको मेंटेन करता है जिससे इसकी जो प्रोसेस है वो इसके मामले में टांग ना अड़ाए, इसकी प्रोसेस जो है वो इसके टांग ना अड़ाए मामले में, या इसकी प्रोसेस जो होता है वो इसके मामले में टांग ना अड़ाए। बहुत बराबर तरीके से इनको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो वहां पर भी ये यूज में ली जा सकती है, कौन, सेमाफोर। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को और इंटरफेस को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, सेमाफोर को यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक प्रोसेस एक से अधिक रिसोर्सेज को भाई एक से अधिक प्रोसेस जो है वो एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, और अगर उनके बीच में कोई क्लेश ना हो और वो बराबर उनके काम जो है वो चलते रहे, तो इसको काम को करने के लिए कौन जिम्मेदार निभाता है भाई, आपके सेमाफोर निभाता है। अब देखिए, सेमाफोर का प्रयोग ज्यादातर दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करने के लिए, तथा दूसरा फाइलों को शेयर करने के लिए। पहला तो क्या है भाई, एक ही मेमोरी का ये स्पेस है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग जनों को स्पेस को शेयर करना। तो या फिर अगर आपकी कोई फाइल है उसका एक्सेस, जैसे ये फाइल है, अब इसका एक्सेस जो है P1 को भी देना है, P3 को भी देना है, P7 को भी देना है, तो ये भी यहां पर कौन कर सकता है, सेमाफोर कर सकता है। तो ज्यादातर ये इसके लिए यूज होता है। सेमाफोर के कॉन्सेप्ट को एड्सकर डिस्कार्टा ने जो है प्रस्तावित किया था। किसने किया था, एड्सकर डिस्कार्टा। इसने जो है इसको क्या किया था भाई, आपके प्रस्तावित किया था। सेमाफोर दो प्रकार के होते हैं। सेमाफोर के दो प्रकार है, कौन कौन से भाई, पहला होता है बाइनरी सेमाफोर, दूसरा होता है काउंटिंग सेमाफोर। तो बाइनरी क्या होता है, बाइनरी सेमाफोर केवल 0 और 1 की वैल्यू लेती है। ये तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, बाइनरी मतलब 0 और 1। अगली बात करें काउंटिंग सेमाफोर, तो इसमें क्या है, यह वह सेमाफोर है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ले सकती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू यानी विदाउट मतलब नेगेटिव वैल्यू जो ना हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसी को ये क्या करती है, वैल्यू को इनपुट ले सकती है। अब देखिए, सेमाफोर में दो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, एक वेट और एक सिग्नल। तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वेट कब किया जाता है भाई, पहले आपको ये समझिए, मैंने आपको ये सारा का सारा समझा रखा है थ्योरेटिकल बेस पर भी। आप चाहे तो आप मेरे चैनल पर क्रिटिकल सेक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रोसेस, अगर मान लो कि ये P2 में आना चाह रही है भाई, कोई प्रोसेस ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर रही है, ये इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट कर रही है। अब यहां पर ये जब जैसे P1 चल रही है, मान लीजिए P2 इसमें आने की कोशिश करेगी, तो ये इसको कौन सा स्टेटस दिखाएगा भाई, आप यहां पर वेट कीजिए। जब ये एग्जीक्यूट होकर बाहर चली जाएगी तब इसकी बारी इसमें आएगी। तो देखो यहां पर ये वेट की बारी भी आ गई यहां पर। तो देखो, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट को सिग्नल द्वारा हैंडल किया जाता है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट भी। अगर देखो ये प्रोसेस अंदर चल रही है तो ये वेट सिग्नल द्वारा इसको दिखाएगा, और अगर ये प्रोसेस यहां से एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गई, एग्जिट होकर, तो ये इसको किससे जनरेट करेगा भाई, ये इसको सिग्नल देगा कि भाई मैं एक एग्जीक्यूट प्रोसेस जो था वो एग्जिट कर चुका हूं इसको, अब आप इसको आगे वाले को भेज दीजिए। वेट तथा सिग्नल ऑपरेशन को P तथा V ऑपरेशन भी कहते हैं, P और V ऑपरेशन भी कहते हैं। तो देखिए, सेमाफोर एस की कार्यविधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। अभी सेमाफोर जो है इसकी कार्यविधि जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला होता है वेट कमांड PS, जो है वेट कमांड। पहला यहां पर ये समझिएगा वेट कमांड। यहां पर देखिए, अब आपके प्रोसेस जो है वो आपके यहां पर बता रहा है सेक्शन का, तो PS जो है वो सेमाफोर की वैल्यू 1 से घटा देती है, और यदि उसकी वैल्यू नकारात्मक आती है तो P ऑपरेशन को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंदर जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है इस ब्लॉक के अंतर्गत, वो प्रोसेस जब क्लियर होकर बाहर आएगी तभी तो ये प्रोसेस सेटिस्फाई होगी, और वहां पर 0 होगा तो 0 तो ये क्या आ जाएगा भाई, अंदर आ जाएगा। और दूसरा देखिए VS कमांड, तो ये क्या है, VS कमांड जो है वो सेमाफोर की वैल्यू में 1 जोड़ देती है। 1 जोड़ेगी तो क्या होगा भाई ये मान लीजिए अंदर आ गया, अब वहां पर वैल्यू जो था वो 0 था, अब वो क्या हो गया भाई, 1 जुड़ते ही 1 हो चुका है, और ये जैसे बाहर आएगा तो ये 1 घटेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा सेमाफोर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है वह PS तथा VS के अंदर ही लागू होता है। यदि बहुत सारी प्रोसेस एक साथ PS को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो केवल एक प्रोसेस को ही अलाउ किया जाएगा, जबकि अन्य प्रोसेस को वेट भी इसके लिए करना पड़ सकता है।
सेमाफोर में दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, एक होता है वेट तथा सिग्नल। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा क्रिटिकल सेक्शन से एग्जीक्यूट को सिग्नल ऑपरेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। ये जस्ट अभी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, डबल बार छप चुका है। लेकिन आपको इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कोई प्रोसेस अंदर चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी, और कोई P2 अंदर आना चाहिए तो उसको ये किससे शो करेगा भाई, ये इसको बोलेगा कि वेट कीजिए। अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है, एग्जिट हो चुकी है, तो ये इसको क्या कहेगा भाई, ये सिग्नल देगा कि भाई मैं क्लियर हो चुका हूं, अब आप अंदर आ सकते हैं। तो यहां पर ये आज हमने क्लास के अंतर्गत जाना है भाई, ठीक है, कि आखिर ये जो है सिस्टम कॉल क्या होता है। सिस्टम कॉल को समझने के लिए आपको कर्नल मोड बताया था। कर्नल मोड मतलब ये कर्नल मोड में अगर आपका प्रोसेस है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, वो क्या कर सकता है भाई, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस और आपके हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन कोई प्रोग्राम अगर कैंसिल हो चुका है कर्नल मोड में, तो वो पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, फ्लॉप कर सकता है। और अगर आप यूजर मोड में हैं तो यूजर मोड में ये दोनों मेमोरी एड्रेस, हार्डवेयर एक्सेस को आप नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। सिस्टम कॉल करने पड़ेगी, ये आपको दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। उसके बाद हमने सेमाफोर जाना था, तो सेमाफोर क्या होता है, पर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो आपके उस क्रिटिकल सेक्शन की जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको सॉल्व करने पे यूज लिया जाता है। इसके अंतर्गत दो मोड होते हैं, एक तो वेट और एक सिग्नल। वेट कब होगा, जब ऑलरेडी कोई प्रोसेस अंदर चल रही है तो उसको कहेगा ये वेट, और अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल चुके तो उसको कहेगा ये सिग्नल। मतलब ये उसको एक सिग्नल के रूप में आपको रीजनरेट करके देगा। तो ये आज की क्लास थी भाई, आप सभी को कैसी लगी अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीलर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।